हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक इलाबोरेटेड वीडियो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं सबके, तो किसी का कंप्लीट हुआ है सिलेबस, इसका नहीं हुआ है। तो इन दैट केस अगर आपको कुछ चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है या कहीं कुछ डाउट रह गया हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक जितना हो सके हम शॉर्ट में पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश किया, जिससे आपको मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो है चैप्टर के अंदर वो आपको समझ में आ जाए। आप जिस तरह के भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हो या कॉन्सेप्चुअल्स हो या फिर कुछ भी हो, उसके ऊपर बेस करके वो आप खुद से सॉल्व कर पाए। तो ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है। तो मैं जितना चाहे कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का, उसको अच्छे से समझाने का शॉर्ट छोटे से वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है हमें और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, साथ साथ साइड में लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा उसको। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा चार्ज के बारे में। तो चार्ज आपको जैसे पता ही है कि एक कोई भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं, ढेर ढेर सारे एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, उसी चार्ज की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। ओके, चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है सबसे मेन चीज इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलॉम्ब। ये सारी लर्न करने वाली चीजें जो आपको लर्न रखनी है, ठीक है। सबसे पहला कूलॉम्ब, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मेन चीज, इस पे और डिटेल बातें नहीं करते हैं, सीधा चले आते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो होता है, किस वजह से फ्लो होता है। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप दो कंटेनर समझिए, यहाँ पे एक कंटेनर और ये है दो कंटेनर दूसरा, ठीक है। एक कंटेनर में वाटर पूरा पानी पूरा पूरा भरा हुआ है, यहां से पानी पूरा 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 भरा हुआ है, एक में बिल्कुल भी भरा नहीं है। अब अगर हम इसमें बीच में से कनेक्शन कर दे तो क्या होगा, यहां से वाटर पानी फ्लो होते 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 इस साइड आ जाएगा। कब तक आएगा? जब तक दोनों साइड में सेम लेवल ना हो जाए। होगा, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस साइड में वैकेंट है, इस साइड में पानी भरा हुआ है। सेम चीज अगर मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, चार्जेस भरे पड़े हैं। अब सारे चार्जेस में से अगर हम चार्ज को पकड़ के एक साइड में लेके आके रख दे, मान लीजिए सारे चार्ज को एक साइड में लेके आ गए, बाई एनी मींस मान लीजिए एक साइड में लेके आ गए, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, सब चार्ज को ले आके यहाँ से बीच में ब्लॉक कर दे, ये चार्ज इधर नहीं आ पा रहा है, यानी इस साइड में चार्ज ज्यादा है, इस साइड में बिल्कुल नहीं है। अब अगर यहाँ से बीच में कनेक्शन कर दे इन दोनों के बीच में बाई वायर और समथिंग, तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लो हुआ मतलब यहाँ पे करंट आया, तो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज्यादा थे। इसी चीज को आप समझेंगे, यही है हमारा पहला मेन पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्षमता, करंट फ्लो होने का कितना क्षमता है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है उसमें करंट फ्लो करने का, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला, इसको इरेज कर देते हैं। हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी। अब पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल अभी हम लोग जैसे समझे, क्षमता, कितना ज्यादा पोटेंशियल उसमें करंट फ्लो करवाने का, चार्जेस कितने सारे हैं वहां पे, तो ये चार्जेस आए कहां से? हमने जरूरी उस पर कोई वर्क किया होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां से आया? वर्क डन से। वर्क डन किन पे किया गया? चार्ज पे। तो देखिए, अब थोड़ा इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको फिर से रटने का या बार बार पलट के देखने का वो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे आप समझ लीजिए तो पूरा का पूरा फिजिक्स क्लास 10 का आपका लर्न हो जाएगा एक साथ, ठीक है। आपको बार बार बुक नहीं खोजना पड़ेगा, आप कोई भी क्वेश्चन दे तो आप खुद से खुद के दिमाग लगा के निकाल सकते हो उसको सॉल्व करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे? पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल मतलब वर्क जो कर रहे हैं हम किस पे? चार्ज पे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई यहाँ पे, क्या है? वर्क डन किन पे कर रहे हैं? चार्ज पे कर रहे हैं। वर्क डन ऑन चार्ज, हम चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज पोटेंशियल। अब इसका डिफिनेशन अगर हम समझे तो डिफिनेशन भी यही है कि क्या है डिफिनेशन, कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन, वर्क डन किन पे? चार्ज पे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज, कहां से? इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, अच्छा, अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकाले तो क्या आएगा? वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, चार्ज का ऐसा होता है कूलॉम्ब, तो हो गया जूल पर कूलॉम्ब ऐसा यूनिट, ठीक है। एस आई यूनिट, जूल पर कूलॉम्ब। अब जूल पर कूलॉम्ब बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए शॉर्ट में इसमें हम लोग बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज होता है कि पोटेंशियल के लिए करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन हमेशा फ्लो होगा? नहीं, हमेशा नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पे एग्जांपल दिए थे कि दोनों पानी, दोनों साइड में अगर पानी भरा हो, मतलब दोनों साइड में पोटेंशियल सेम हो, तो कैसे करंट फ्लो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी हमें क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए। पोटेंशियल तो होना चाहिए लेकिन अंतर भी होना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल
डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में अंतर। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है, इससे बस हम लोग ये कर सकते हैं डिफरेंस निकालना है कि दोनों में कितना अंतर है, किसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, इसका भी यूनिट होगा वोल्ट। ओके, तो अभी तक हमारे पास एक ही फार्मूला आया है सिर्फ, जो हम यहाँ नोट करते हैं, V इक्वल टू W बाई Q, ये हमारा एक फार्मूला अभी तक आया है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो जिसके लिए हम लोग ये कर रहे थे, ये पोटेंशियल किसके लिए कर रहे हैं, करंट फ्लो करवाने के लिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट आ गया करंट। करंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से। अच्छा, अब करंट होता क्या है, पोटेंशियल हम लोग डिफरेंस स्टेबलाइज कर दिए, वहां से फ्लो होना शुरू हो गया चार्जेस का। तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने, इसका जो मेजर है, कैसे मेजर करेंगे इसको, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया। थोड़े से टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, ज्यादा टाइम में कम चार्ज फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, उस मेजर को बोलते हैं हम लोग करंट। ठीक है, तो इसमें करंट का डेफिनेशन क्या बन गया, करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर दिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फार्मूला भी बनेगा, चार्ज बाई टाइम, फार्मूला भी बन गया। फार्मूला याद रहेगा तो डेफिनेशन भी याद रह जाएगा। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यहां से इसका ऐसा यूनिट निकालिए, क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ऐसे इसका यूनिट क्या बन गया, कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ऐसा यूनिट, कूलम्ब पर सेकेंड ना बोल के उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेयर। एम्पेयर, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक करंट। यहां से एक फार्मूला निकल के आया, I इक्वल टू I इक्वल टू Q बाई टी, ये है आपका नेक्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला और थर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंट होते हैं, 2 फार्मूला हो गए। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ है, ये जो हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, पोटेंशियल और करंट। पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में आपस का जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। वही ओम्स लॉ उसी चीज को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो क्षमता अगर हम बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो भी तो बढ़ेगा घटेगा। तो बस यही रिलेशन है। तो कैसे बढ़ेगा घटेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल को घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओनली ओम्स लॉ। ठीक है, इसके रिजल्ट के तौर पे एक चीज निकलता है, वो क्या होता है कि अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें तो क्या बन जाएगा, V, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, अगर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा फिर RI। ठीक है, अब यहां से R का वैल्यू क्या निकल गया, एक नया फार्मूला, R इक्वल टू V बाई I, ये हमारा थर्ड फार्मूला है। ठीक है, R इक्वल टू V बाई I। अब इस R को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। इस R को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V बाई I जो है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, V का यूनिट होता है ओम, I का यूनिट होता है एम्पेयर, सॉरी V का यूनिट होता है वोल्ट, I का यूनिट होता है एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पेयर, या तो वोल्ट पर एम्पेयर लिख सकते हैं, या तो ऐसा यूनिट हम इसका क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर, नहीं तो एक साथ हम इसको बोलते हैं ओम। ओम जिसका सिंबल होता है क्या, ऐसे ओम का सिंबल। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ये सिंबल, और या फिर वोल्ट पर एम्पेयर होगा रेजिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपके पास 3 फार्मूला आ गया है, V के, I के, R के, ये 3 लर्न करने हैं, और इस चीज को समझ लेंगे तो बाकी का डेफिनेशन और ये सब ऐसे खुद ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप देखिए कि ये जो V है, इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। तो ये है वोल्ट, तो इसको हम मेजर लर्न ऐसे रख सकते हैं, वोल्ट है तो इसको मेजर करेंगे हम वोल्ट मीटर से। I एम्पेयर है तो इसको मेजर करेंगे हम एमीटर से। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे करेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक सर्किट बनाए, ये हमारा बैटरी, स्विच, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप समझे तो लाइट बल्ब लगा दिए, या फिर यहाँ मान लीजिए बल्ब लगा दिए, या फैन लगा दिए, कुछ भी जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हो वहां पे लगा दिए। अब यहाँ पे बैटरी अगर स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अच्छा, एमीटर को कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले एम्पेयर की बात करते हैं। एमीटर को कहाँ लगाएंगे, एमीटर मेजर क्या कर रहा है, करंट का फ्लो। किसी चीज के फ्लो को मेजर करेंगे तो उसको उसी जगह पे, उसके रास्ते में रखना पड़ेगा, तभी उसका फ्लो मेजर कर सकते हैं ना। तो उसके रास्ते में रखेंगे तो एमीटर कहाँ रखेंगे, रास्ते में कहीं भी रख दो,
जैसे यहाँ रख देते हैं रास्ते में, तभी यानी उसको हम लोग कैसे रखें, सीरीज में, उसी सीरीज में हम लोग को लगाना पड़ता है। यानी एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है कि डिफरेंस दो अलग अलग टर्मिनल में कितना क्षमता है, ठीक है। तो दो टर्मिनल में मेजर होता है हमेशा, ये रास्ते में मेजर नहीं होता, यानी इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस चीज का हम रेजिस्टेंस का यहाँ पे वोल्ट निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो इसके लिए इसके दो टर्मिनल्स क्या क्या है, एक टर्मिनल मान लीजिए यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, तो इन दो टर्मिनल में हम लोग वोल्टमीटर यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इन दो टर्मिनल्स में ये हो गया आपका वोल्टमीटर का कनेक्शन, ये हो गया एमीटर का। अच्छा, वोल्टमीटर एमीटर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो रेजिस्टेंस को लेकर पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बारे में इलैबोरेट करके समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस पहले होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसा नाम है कि रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस किसको रेजिस्ट कर रहा है, करंट को। तो कितना रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने उस पहले वाले वीडियोस में इसके पहले तीन फार्मूला पढ़े थे, V के, I के और R के। क्या फार्मूला था R का, R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग R का एक और फार्मूला पढ़ेंगे, तीन के बाद चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला R का क्या है कि R किन पे डिपेंड करता है, R क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है। तो R सबसे पहले चीज किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लंबाई लेंथ अगर हम लोग बढ़ाते रहें तो क्या होगा, करंट का फ्लो दिक्कत हो जाएगा, फ्लो होने में, फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, रास्ते में ब्लॉक होगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ये थिकनेस अगर हम लोग और मोटा कर दे इसको, तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो है वो इजीली होता रहेगा, उसके अंदर से आराम से चला जाएगा करंट, तो रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, तो इसलिए उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइड को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये है फोर्थ फार्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का दूसरा फार्मूला, रेजिस्टेंस का पहला फार्मूला था वी बाई आई, दूसरा है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, रो किस चीज को कहते हैं, रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी रो है क्या, रेजिस्टिविटी है किसी हर मटेरियल का अपना अपना क्षमता होता है करंट को रोकने का, ठीक है। जैसे हम लोग लेंथ और एरिया सेम रखते हैं लेकिन मटेरियल दो अलग अलग है, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इस मटेरियल का अपना एक क्षमता है करंट को रोकने का, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। दैट्स वाई उस चीज को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं और उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका हम लोग ऐसा यूनिट का फार्मूला का जरूरत नहीं है, आप इसी फार्मूला से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। और अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर ये होता है इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। अच्छा, ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब आते हैं वापस से रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे रोकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के को कनेक्ट कैसे करते हैं। दो तरीके कनेक्ट करने के हम लोग अभी पढ़े थे, एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस क्या है, जैसे हमारे घर में रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहा है, फैन है, बल्ब है, एसी, फ्रिज, गीजर, सारा रेजिस्टेंस ही है। तो इनको कनेक्ट कैसे कैसे करते हैं, तो पहले सीरीज को देखते हैं। अगर तो मान लीजिए रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे इसका स्टार्टिंग और एंड है, यहीं से एक नया रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, ये हो गया आपका सीरीज में कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा और एक तीसरा, मतलब दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल सेम होंगे, तीनों के स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल सेम है। यहाँ पे सेम नहीं है तीनों के, इसका स्टार्टिंग इसका एंड, इसका एंड इसके स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है। ऐसे कनेक्शंस को बोलते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है। अब मान लीजिए इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, जैसे R1, R2, R3, R1, R2, R3, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब अगर इन तीनों को मिला के जो अल्टीमेट रिजल्ट वाला रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना होगा, फाइंड आउट करते हैं। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है नेक्स्ट फार्मूला। इस फार्मूला से निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। ये था फोर्थ फार्मूला, ये फिफ्थ फार्मूला कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग कैसे निकालते हैं। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल रेसिप्रोकल वाइज निकलता है, जैसे 1 बाई आर, आर इज द टोटल रेजिस्टेंस तीनों का मिला के, इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3,
ये आपका फिफ्थ फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज एंड पैरेलल ये दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो बस रेजिस्टेंस को लेकर और हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि कैसे कैसे क्या कनेक्ट करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूमेरिकल होता है, सॉल्व करना होता है। कभी कभी कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि कुछ सीरीज है कुछ पैरेलल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन वाला दिखाते हैं आपको एग्जांपल, तो कैसा होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस ऐसे है, एक पैरेलल रेजिस्टेंस है और ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये आर नहीं, वैल्यू ले लेते हैं 2 2 2 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तीनों 2 ओम 2 ओम 2 ओम का है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 ओम और 2 ओम कैसे है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना होता है 2/2 मतलब 1, तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 ओम, यानी ये पूरे इन दोनों का मिला के कितना रेजिस्टेंस हो रहा है 1 ओम। अच्छा यहाँ बचा था 2, ये तो ऐसे ही रहा, और ये दोनों को मिला के जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन रहा है वो कितना हो रहा है 1 ओम, ये 2 ओम पहले से था। अब इन दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब नॉर्मली ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये सब कुछ मिला के अल्टीमेट जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 ओम, ठीक है। इसे बोलते हैं कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे तरह के न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन आ, ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा है आपको, इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसको स्किप करते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहे हैं हम, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे वो चीज हीट होगी या एनर्जी स्टोर होगा वहाँ, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है। तो अगर हम लोग देखें तो हीट किस पे डिपेंड कर रहा है कि करंट, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है जो करंट कितना पास हो रहा है वहां से, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट होगा वो, तो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। दूसरा टाइम के ऊपर, कि कितने टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए हम करंट पास करवा रहे हैं, उतने टाइम के लिए उतना ज्यादा वो हीट होगा। और एक फैक्टर जो है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ज्यादा गर्म हो जाएगा वो। तो 3 फैक्टर्स है हमारे पास, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट में जो हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H = I² RT, ये है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो लर्न करना है। कितने फॉर्मूला हो गए टोटल, सबसे पहले 3 थे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में 3 था, और अभी ये 7th 3 3 6 1 7 7 फॉर्मूला हुआ अभी तक, ठीक है। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला, H = I² RT। हीटिंग इफेक्ट है तो हीट क्या होता है, हीट का यूनिट क्या होगा, जूल। हीट तो एक तरह का एनर्जी है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, ऐसा यूनिट होता है जूल, ओके। अच्छा अब सिर्फ इसके ये फॉर्मूला नहीं होते, इसके और 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो लर्न करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे होता है एक कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से V के रिस्पेक्ट में हम हीट ढूंढना चाहें, हीट का फॉर्मूला, तो क्या होगा, यहाँ पे R को हटा देंगे या फिर I को हटा देंगे, कौन से फॉर्मूला से, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे R = V/I, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग I को हटाना चाहे तो I का फॉर्मूला कितना आएगा, I = V/R, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल आएगा H = V² RT, यहाँ से R एक R कट गया, बचा क्या V²T/R, तो ये एक फॉर्मूला होता है हीट का इसके अलावा, लेकिन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और होता है, अगर हम लोग R को डिस्प्लेस कर दिया, R = V/I, तो यहाँ पे हम लोग I² R की जगह हम लोग पुट कर दे V/I, और T तो T रहा, I और एक I कट गया, बचा क्या IVT, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है ये सबका, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, मेन बेसिक फॉर्मूला यही है जो आपको लर्न करना है, 7th फॉर्मूला। इसके बाद लास्ट इस चैप्टर के फॉर्मूला पे आते हैं, 8th नंबर के फॉर्मूला पे, वो है पावर। पावर होता क्या है, पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, पावर का डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं कि पावर मतलब कि वो कितना काम कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, ठीक है, कितने टाइम में कितना वर्क कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। यानी पावर = हीट बाय टाइम, मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितने टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल आप बल्ब की बात करते हैं, जैसे 100 वाट का बल्ब होता था पहले, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब मतलब 100 पावर का बल्ब, यानी वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो गया, पावर इज डिफाइंड एज, ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम, ठीक है। तो पावर का डेफिनेशन अगर एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, जितना वो हीट हो रहा है I² RT,
तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम, टाइम टाइम कट गया, बचा क्या, आई स्क्वायर आर। ये आपका लास्ट फार्मूला, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बाकी दो फार्मूला और हो सकते हैं, जैसे इसकी तरह अगर हम लोग ये आई और आर को डिस्प्लेस करते हैं तो यहीं से समझ सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर एक और फार्मूला होगा, और एक फार्मूला होगा आई इंटू वी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है पावर का वॉट, वॉट ऐसा यूनिट होता है। वॉट में मेजर करते हैं हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आप वॉट में देख सकते हैं मेजरमेंट, मेजरिंग क्या हुआ है, वो 100 वाट का बल्ब, अलग अलग सब्सटेंस को सब उसका पावर रिप्रेजेंट करता है। ये आपका नेक्स्ट यूनिट पावर का। पे लास्ट अब जितना भी फार्मूला था टोटल 8 फार्मूला कवर अप हो गया। इसी के अंदर में पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल और बाकी डेफिनेशन सब कुछ इंक्लूड हो गया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है जिसको हम कवर करना चाहेंगे यहाँ पे, वो है कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कैसे किस यूनिट में कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअली वो यूनिट में ही कैलकुलेट होता है, मतलब 1 यूनिट, उसका जो यूनिट है वो यूनिट ही है जिससे हम लोग घर का इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू जूल्स में अगर देखें तो क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये एक फार्मूला के साथ साथ एक्स्ट्रा एक पॉइंट अगर लर्न कर रख सकते हैं तो अच्छा होगा, लर्न कर लीजिएगा। 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा जब आप फाइंड आउट करने दिया जाएगा कि हाउस होल्ड में आप कितने लाइट जला रहे हैं, कितने टाइम के लिए चला रहे हैं, तो कितना खर्च हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कितना पैसा लग रहा है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए इस चीज़ की जरूरत पड़ सकता है। 1 यूनिट में कितना, ठीक है, कितना जूल एनर्जी होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फार्मूला के अंदर। अब न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे कुछ कवर नहीं किए, एक शॉर्ट वीडियो बनाना था हमको, तो इसलिए अब न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।